गेट के पास खड़ी होकर शारदा फोन पे बात कर रही होती है। अरे राम बाबू, आप कब आएंगे? स्कूल का टाइम हो रहा है। उधर राम बाबू फोन पे बात करते करते ऑटो चला रहे होते हैं। अरे शारदा मैडम, स्कूल का टाइम मुझे पता है। मैं बिल्कुल समय पे आ जाऊंगा और बिल्कुल समय पे आके आपका पोता हरीश और पोती भव्या को स्कूल पहुंचा दूंगा। आप बेकार बेकार मुझे इस तरह से डरा रही है। बच्चों का हल्ला गुल्ला बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे आप बस 2 बच्चे के लिए इस तरह से कहेंगी तो स्कूल में इतने सारे बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ मुझे वो सब नहीं पता। जल्दी आकर हरीश और भव्या को ले जाइए, नहीं तो अपने पास भी ले जाके रखिए। उसके लिए मैं 200-300 रुपया ज्यादा देने को तैयार हूँ। मालकिन, पहले पिछले महीने का बिल तो दे दीजिए, फिर 200-300 रुपया देने की बात कीजिएगा। सब एक साथ हम दे देंगे। गांव छोड़ के हम भाग रहे हैं क्या? हमारा अपना घर है, गाय है, उनके गोबर से खाद बनता है, सब यही तो है। अरे मालकिन, फोन तो रखिए, मैं आ रहा हूँ। राम बाबू के इस तरह कहने से शारदा फोन रख देती है और जोर से कहने लगती है, बच्चे, राम बाबू आ ही रहे हैं, अपना बैग लेके बाहर निकल आओ। शारदा कहती है। स्कूल बैग लेके हरीश और भव्या बाहर निकल आते हैं। उनके साथ साथ उनकी माँ अनामिका भी गेट तक आती है। इसी के साथ शारदा जल्दी से घर के अंदर जाके दरवाजा बंद कर लेती है। ये देखकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। बहन, केक पागल दादी अब जाके फ्रिज खोल के देखेगी। केक का डब्बा तो है, पर उसमें केक नहीं मिलने वाला। हाँ बहन, केक के बॉक्स के अंदर जब दादी को केक नहीं मिलेगा तो उन्हें बड़ा गुस्सा आएगा, और जब तक वो गुस्से से बाहर निकल आएगी हम ऑटो में बैठकर निकल चुके होंगे। इससे तो दादी को बड़ा गुस्सा आएगा और वो अपने सर के बाल नोचने लगेंगी और रो रो के कहेंगी मुझे केक चाहिए, केक चाहिए, और बच्चों की तरह वो रोने लगेंगी। बच्चों की बातें अनामिका सुन लेती है। क्या कहा? केक के डब्बे में केक नहीं है? तो केक गया कहाँ? मेरे पेट के अंदर। माँ, मार डालो मुझे। अगर घर में केक बॉक्स में केक नहीं मिला तो दादी पूरे घर को उलट पुलट कर देगी। अब मैं केक कहाँ से लेकर आऊंगी? बेकरी से लाना होगा माँ, वहाँ पे बहुत केक होते हैं। कहकर बच्चे हंसने लगते हैं। तब तक ऑटो वाले राम बाबू वहाँ ऑटो लेके पहुँच जाते हैं। हरीश और भव्या ऑटो में जाके बैठ जाते हैं। अनामिका बच्चों को बाय कहती है। ऑटो वहाँ से चली जाती है। अब डर डर के अनामिका गेट के पास से घर के अंदर आने लगती है। खुशी खुशी मुंह में पानी लेकर शारदा फ्रिज के पास आती है। फ्रिज खोलती है और केक का डब्बा देखती है। केक के डब्बे को खोल के जैसे ही देखती है तो देखती है उसमें केक नहीं है। इससे शारदा का मुंह बन जाता है। मेरा केक नहीं है, मुझे केक चाहिए। इस तरह कहकर शारदा बच्चों की तरह रोने लगती है। अनामिका दरवाजे के पास खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है। बहू, मुझे केक चाहिए मुझे। शारदा इस तरह से रोने लगती है। अनामिका को कुछ समझ में नहीं आता है। माँ जी, आप इस तरह से मत रोइए, मैं आपके लिए एक अच्छा सा केक बना दूंगी। मुझे पता नहीं चला कि बच्चे कब केक खा गए। अगर उठते ही पता चलता तो पहले मैं आपका केक बनाती। मेरा केक, मुझे केक चाहिए। शारदा चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। उन्हें इस तरह से रोते हुए देख अनामिका को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। शारदा केक केक कहकर रोते रोते जाके सोफे पे बैठती है। तभी वहाँ पे प्रसाद आते हैं। वो शारदा को इस तरह से रोते हुए देखकर, अरे ये क्या शारदा, तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या? एक केक के लिए तुम इस तरह से रो रही हो? हर दिन तो तुम केक खाती हो, एक दिन अगर नहीं खाएगी तो तुम इस तरह से रोगी क्या? इस तरह से कहने के बावजूद शारदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा केक, मुझे केक चाहिए। अगर मुझे मेरा केक नहीं मिला तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। अगर तुम रोना बंद नहीं की तो मेरा भयानक रूप तुम देखो अब। ये सुनकर शारदा रोना बंद कर देती है और हंसते हुए कहती है, अगर आपके अंदर का राक्षस जागने ही वाला है तो उसे कहिए 2 केजी केक मेरे लिए लेकर आए। क्या मजाक कर रही हो? इतना कहकर वो शारदा के बगल में जाके बैठ जाते हैं। शारदा केक के लिए फिर रोना शुरू कर देती है। मुझे केक चाहिए, अभी मुझे केक चाहिए। शारदा फिर से बच्चे की तरह रोने लगती है। गुस्से से प्रसाद अब उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाते हैं। वैसे ही शारदा उनका हाथ पकड़ लेती है और उनके हाथ को दांत से काट लेती है। प्रसाद दर्द के मारे जोर से चिल्लाते हैं।
बहू बचाओ, तुम्हारी सास केक समझ के मेरा हाथ काट रही है। यहाँ जल्दी आओ, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तब तक अनामिका जल्दी जल्दी केक लेकर शारदा के पास आती है। बहू के हाथ में केक देखकर शारदा खुश हो जाती है और प्रसाद का हाथ छोड़ देती है। हाथ में दांत का निशान देखकर प्रसाद के आंखों से आंसू निकल आते हैं। शारदा जल्दी से अनामिका के हाथ से केक लेकर खाने लगती है। ये देखकर प्रसाद कहते हैं, अरे पागल, थोड़ा आहिस्ता खाओ, बच्चे भी ऐसा नहीं खाते जैसा कि तुम खा रही हो। अरे माँ जी, धीरे धीरे खाइए जरा, मुझे और पिताजी को नहीं चाहिए। इस तरह कहने के बावजूद शारदा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वैसे ही खाने लगती है। अनामिका लंबी सांस लेती है और फिर वहाँ से वो चुपचाप किचन की तरफ चली जाती है। फिर एक दिन अपने बच्चों को साथ लेकर अनामिका अपने मायके जा रही होती है। नानी घर जाते ही बच्चे नानी सावित्री का हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखकर सावित्री बहुत खुश होती है। माँ, बच्चों की 4 दिनों की छुट्टियां हैं, इसीलिए मैं आ गई। उन्हें यहीं रहने दो, हम लोगों का खेत का काम नहीं है। मैं और तुम्हारे पिताजी घर पर ही रहेंगे। उन लोगों के साथ हमारा अच्छा समय निकलेगा। वैसे पिताजी कहाँ है माँ? वो दूध देने गए हैं, उससे पैसे आएंगे। वैसे भी बच्चे आए हैं, हमारे खर्च भी तो है। बच्चे हर दिन नाना नानी को ये खरीद दो वो खरीद दो करके परेशान मत करना, ठीक है ना? हर दिन नाना नानी आपको खरीद के नहीं दे सकते हैं। माँ, नाना नानी को लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं और भैया यहाँ पे है ना, हम सब संभाल लेंगे। तुम लोग यहाँ हो इसीलिए तो डर है। माँ, अब मैं निकलती हूँ। अरे बेटा, पिताजी से तो मिल लो, मिल के चली जाना। उधर मेरे घर में मेरी सासू माँ, वो कह ही रही थी, तभी उसके पिताजी गोपाल वहाँ पे आ जाते हैं। बेटी अनामिका को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। नाना जी को आते देख बच्चे उनके पास भाग कर जाते हैं। बच्चे जाके उनका हाथ पकड़ लेते हैं। नाना गोपाल भी इस बात से बहुत खुश होते हैं। पिताजी, अब मैं निकलती हूँ, बच्चे यहीं पे रहेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, दामाद जी को नमस्ते कहना। ठीक है पिताजी। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। उधर ससुराल में अनामिका गहरी सोच में थी और अपने आंगन में गायों के तबेले के बगल में बैठकर कहीं खोई हुई थी। क्या हुआ बहू, कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, ऐसी कौन सी सोच में हो? मैं यही सोच रही हूँ पिताजी कि सासू माँ का ये केक के लिए पागलपन कैसे कम किया जाए। सही कही हो बहू, तो तुमने कोई उपचार ढूंढ निकाला क्या? कुछ उपाय तो नहीं मिला, पर कैसे भी करके सासू माँ का ये केक के लिए पागलपन कम करना ही होगा, नहीं तो सासू माँ के साथ साथ बच्चों को भी केक खाने की ये गंदी आदत पड़ जाएगी। अनामिका ऐसा कह ही रही थी, तभी वहाँ पे जो गाय थी वो अचानक से गोबर देती है। अनामिका को गोबर देख के एक तरकीब सूझती है, लेकिन सोचती है कि ये तरकीब ससुर जी को भी वो नहीं बताएगी। ठीक है बहू, जल्द से जल्द कुछ सोचो, तुम्हारी सासू माँ को सबक सिखाना ही होगा। प्रसाद इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका वो गोबर उठा के सीधा किचन में ले आती है। शारदा वहीं पे सोफे पे बैठी हुई होती है। बहू, केक रेडी है ना? हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ मैं। इस तरह कहकर अनामिका गोबर से एक सुंदर सा केक बनाती है और ले जाके शारदा को देती है। शारदा केक देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो गोबर का केक खाने लगती है। देखकर अनामिका मनी मन मुस्कुराती है। शारदा 5-6 मिनट के अंदर ही पूरा केक खत्म कर देती है। माँ जी, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर अनामिका आंगन में जाती है और पानी का ड्रम रख देती है। साथ ही साथ एक लकड़ी का चेयर भी लगा देती है। बस थोड़ी देर में शारदा वहाँ भागते हुए आती है। इधर से जाओ बहू। ऐसा कहकर शारदा भागते हुए बाथरूम में जाती है। इस तरह शारदा बार बार जाती है और आती है। ये देखकर अनामिका हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। अब शारदा बार बार बाथरूम आ जाके काफी थक जाती है और चेयर पे बैठ जाती है। ये क्या हो गया? तुमने क्या कर दिया? आज मेरी पूरी ताकत निकल गई। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, हर दिन की तरह बस मैंने आपको केक बना के दिया। अनामिका कह ही रही होती है, तब तक शारदा का पेट फिर से गुड़गुड़ होने लगता है। बाप रे, फिर से? ऐसा कहकर वो फिर से वॉशरूम की तरफ भागती है। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से थक हार के निकल आती है और बाहर आते ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर शारदा को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ शारदा अपनी आंखें खोलती है।
मिलावटी हुई है। आपको केक खाना बंद करना होगा, और अगर नहीं बंद हुआ तो छोड़ दूंगी डॉक्टर साहब। शारदा इस तरह से कहती है। थोड़ी देर बाद शारदा को घर वापस ले जाया जाता है। उस दिन के बाद से शारदा केक खाना बंद करती है और समय बिताने के लिए वो बच्चों के साथ खेल कूद में लग जाती है। और इस तरह अनामिका ने जो तिकड़म भिड़ाया, इससे शारदा का केक के लिए पागलपन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। करीबन रात के 11 बज चुके थे। वन वे रोड पर किशोर गाड़ी चला के जा रहा था। कार के बैक सीट में देखता है किसी ने एक लड़की को चाकू मार दिया और उसकी लाश पड़ी हुई है। अगर तुम मेरी कही हुई बात मान लेती तो हम दोनों खुश रहते। तुमने मुझे शादी करने को कहा, इसीलिए अब तुम लाश बन के पड़ी हो। तुमने बहुत बड़ी भूल की थी नीला। इस तरह कहते हुए वो गाड़ी आगे बढ़ा के लेके जा रहा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक छोटा सा टोल गेट आता है। जल्दी से वो अपनी गाड़ी को रोकता है और अच्छे से गेट को देखने लगता है। वहाँ बौना प्रसाद दुखी मन लेकर बैठे हुए थे और चारों तरफ देख रहे थे। यहाँ इतना छोटा टोल गेट पहले तो मैंने कभी नहीं देखा था। इस तरह सोच रहा था और गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था। उधर प्रसाद जो टोल गेट रूम में बैठकर चारों तरफ देख रहे थे, उसे थोड़ी ही दूर में एक गाड़ी खड़ी है दिखती है। शारदा ने कहा था जैसे ही वो आएगा उससे ज्यादा पैसे मांगने के लिए। ये सोचकर वो कमरे से बाहर निकल आके गेट के पास खड़े हो जाते हैं। किशोर भी गाड़ी चलाते चलाते गेट के पास आ पहुंचता है। प्रसाद के पास जाता है। मुझे अर्जेंटली जाना है, गेट खोलिए। गेट तो ऐसे वैसे नहीं खुलेगा, पैसे देने होंगे। इस तरह कहने पे किशोर बंदूक निकाल के तान देता है, लेकिन प्रसाद बिल्कुल नहीं डरते हैं। ऐसे नकली बंदूक मैंने बहुत देखा है। पैसे निकालो तभी जाके ये गेट खुलेगा। एक बार गाड़ी में जाके देखो। अगर तुम्हें लगता है कि ये बंदूक नकली है, फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। इस तरह कहने पे बौने प्रसाद टॉर्च लाइट लेके गाड़ी में क्या है देखने के लिए जाते हैं। कार के अंदर वो देखते हैं कि खून से लथपथ एक लाश वहाँ पे पड़ी हुई है। देखकर प्रसाद के तो पसीने छूट जाते हैं। देर ना करते हुए वो भागकर अपना टॉर्च लाइट लेके वहाँ से निकल जाते हैं। हे भगवान, जब मैंने कहा था इस नकली खेल की जरूरत नहीं, मेरी पत्नी सुनी नहीं। इस बीच रात में ये आदमी अपनी गाड़ी में एक लाश लेके जा रहा है। बिना कुछ जाने हुए ही मैं उससे पैसे मांगने लगा। वो तो सीधा बंदूक निकाल के ही तान दिया। तभी मैं गेट खोल देता तो वो चला जाता, पर मैंने तो दिखाया कि मैं डरा नहीं। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से भागने लगते हैं। किशोर बंदूक लेके उनके पीछे पीछे जाने लगता है। ए, रुको, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। इस तरह कहने पे प्रसाद डर के मारे एक जगह रुक जाते हैं। किशोर उसके पास जाता है। प्रसाद डरते डरते देखते हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरी एक पत्नी है, एक बेटा है, बहू है, और उन दोनों के 2 छोटे छोटे बच्चे भी है। ये सुनकर किशोर को बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो बड़ी बड़ी आंखें करके कहने लगता है, मैं यहाँ पे पॉपुलेशन काउंट करने के लिए नहीं आया हूँ। जल्दी से गेट खोलो, नहीं तो फिर देखो। तुम मुझे मार के गेट तोड़ के यहाँ से भाग जाओगे और उस लड़की की लाश को जला दोगे, यही ना? बस तो जाओ, जाके गेट खोलो। इस तरह कहते हुए वो प्रसाद को बंदूक दिखाता है। फिर दोनों गेट के पास आते हैं और प्रसाद डरते हुए गेट खोल देते हैं। किशोर गाड़ी लेके चला जाता है। प्रसाद लंबी सांस लेते हैं, फिर अपने सेलफोन से शारदा को फोन लगाते हैं। उधर शारदा बिस्तर पे लेटी थी, बगल में ही फोन था। फोन बजता है, उसके बावजूद वो अपना फोन उठाती नहीं। प्रसाद हर 2 मिनट पे बार बार शारदा को फोन लगाते हैं। शारदा बिना फोन उठाए आराम से सो रही होती है। यहाँ मैं परेशान होके फोन कर रहा हूँ और वहाँ मेरी पत्नी बेफिक्र होकर सो रही है। इस तरह गेट पकड़ के सोचते हैं, फिर परेशान होके रूम में जाके बैठ जाते हैं। कल से मैं अपने बेटे रमेश को बोलूंगा आने के लिए। मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगा, ऐसे डर डर के नहीं रह सकता मैं। इस तरह सोचते हुए भाव करते हैं जैसे सो रहे हो। फिर सुबह के करीबन जब 6 बजते हैं, शारदा नींद से उठती है और अपना फोन उठा के देखती है। अपने पति के ढेर सारे मिस्ड कॉल्स देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। ये क्या, बीच रात में इतने फोन किए, क्या हुआ होगा? सोचकर शारदा घुमा के प्रसाद को फोन लगाती है। सुबह हो गई शारदा? हाँ जी, अभी अभी नींद खुली।
बीच रात में इतनी बार फोन किया आपने, ढेर सारे पैसे मिले क्या? बाप रे, जब देखो तो पैसा और पैसा। ये बताओ बेटा घर से निकला कि नहीं? मैं अभी तक बिस्तर से उतरी नहीं, अभी जाके देखना होगा क्या हाल है। इतना कह के शारदा फोन रख के हॉल में आती है। अनामिका पूजा कक्षा में पूजा कर रही होती है। बहू जब इतनी निश्चिंत होके पूजा पाठ कर रही है, इसका मतलब है कि बेटा रमेश टोल गेट के लिए निकल गया है। ऐसा सोच ही रही थी कि रमेश अपने बेडरूम से बाहर निकल आता है। तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान हैं, बार बार मुझे फोन कर रहे हैं, एक बार जाके देखो तो। ठीक है माँ। इस तरह कहने पे रमेश घर से चला जाता है। अनामिका पूजा पाठ खत्म करने के बाद शारदा को देखकर उसके पास जाती है। माँ जी, मैं आपके लिए कॉफी ले आऊं? कॉफी नहीं चाहिए बहू, जाओ पिताजी के लिए नाश्ता बना दो। ठीक है माँ जी। इतना कहकर अनामिका वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। शारदा अपने कमरे में चली जाती है। उधर टोल गेट के पास प्रसाद घबरा के बैठे हुए थे और आने जाने वाली गाड़ियों से पैसे ले रहे थे। तब तक रमेश आके पहुँचता है। रमेश को देखकर वो रोने लगते हैं। ये देखकर रमेश, पिताजी क्या हो गया? पिताजी आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, सास बहू से कहना होगा, अब ये नकली टोल गेट चलाने की जरूरत नहीं है। हमने इस टोल गेट से अब तक बहुत पैसे कमा लिया है। मैं बताऊंगा पिताजी, पर आप रो क्यों रहे हैं वो तो बताइए। फिर रमेश को प्रसाद जो कुछ हुआ उस रात पूरी बात बताते हैं। रमेश भी बहुत दुखी हो जाता सुन के, वो भी बहुत परेशान होता है। ठीक है पिताजी, मैं सबको संभाल लूंगा, अभी आप घर जाइए। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। रमेश मन में हिम्मत रख के वहाँ से आने जाने वाले सभी गाड़ियों से पैसे इकट्ठा करने लगता है। प्रसाद घर लौट आते हैं। फिर हाथ मुंह धोकर वो गर्मा गर्म नाश्ता करने लगते हैं। तभी शारदा उनके पास आती है। रात में क्या हुआ था जी, आप इतनी बार फोन किए? हम लोग अपने कमरे में बात करेंगे शारदा, यहाँ नहीं। बहू सुनेगी तो बेटे को लेकर परेशान होगी। ठीक है जी, मैं कमरे में इंतजार कर रही हूँ, खा के आइए। इतना कहकर शारदा अपने कमरे में चली जाती है। प्रसाद बिना बात किए हुए चुपचाप नाश्ता करते हैं। शारदा बिस्तर के ऊपर बैठी हुई थी। अनामिका अपना किचन में कामकाज कर रही थी। प्रसाद बेडरूम में आते हैं और आके शारदा के बगल में बैठ जाते हैं। रात में जो कुछ हुआ था प्रसाद बताते हैं। ये सुन के शारदा घबरा जाती है। नकली टोल गेट की जरूरत नहीं, रात में बेटे को कहो कि घर लौटा है। बेटा मेरी बात नहीं सुनने वाला, तुम ही उसे फोन करके बताओ। इस तरह दोनों बातचीत करने लगते हैं। देखते देखते समय निकल जाता है। रात के वक्त टोल गेट के पास बैठा हुआ रमेश डर डर के चारों तरफ देख रहा होता है। तभी हाईवे से कसाई वीरू अपना ट्रक लेके बड़े ही तेजी से उसी रास्ते से आ रहा होता है। ट्रक क्लीनर गोपाल वहीं पे बैठा हुआ था और डरा हुआ था। भैया इतनी तेज क्यों चला रहे हैं? ट्रक में हम भेड़ लेके जा रहे हैं ना, अगर वो डर के चिल्लाने लगे फिर हम दोनों पकड़े जाएंगे भैया। ये रास्ता सिर्फ वन वे ही है, इस तरफ से सिर्फ जाना है। इतनी रात में इस तरफ पुलिस नहीं आती है, ना डरो और ना ही मुझे डराओ। नहीं भैया, आप जिस स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड से तो मुझे बड़ा ही डर लग रहा है। सुनो, तुम हनुमान जी का नाम करो, जैसे भी करके हो सुबह तक हमें भेड़ियों को लेकर शहर पहुंचना ही होगा। भैया इस रोड में बहुत स्पीड ब्रेकर्स है, आप जरा उसे भी ध्यान दे के चलाइएगा। इस तरह गोपाल कहता है। फिर तेजी से गाड़ी चली रही थी, तभी अचानक से रमेश का टोल गेट उसे दिखता है। वीरू बड़े ही तेजी से ट्रक में ब्रेक लगाता है। रमेश आश्चर्य होकर देखने लगता है। वीरू ट्रक के अंदर से ही छुरा निकाल के उसे दिखाता है। रमेश डर के मारे टोल गेट का गेट हटा देता है। वीरू तेजी से ट्रक लेके वहां से निकल जाता है। इसी तरह वो रात भी निकलती है। एक कार में कलेक्टर बैठे हुए थे और उसी रास्ते से जा रहे थे। बिना बोर्ड देखे हुए ही रमेश टोल गेट के लिए उनसे पैसे मांग लेता है। कलेक्टर अमृता कार से नीचे उतर आती है और रमेश को देखने लगती है। मैं कलेक्टर हूँ, यहाँ पे टोल गेट कैसे आया? यहाँ पे टोल गेट लगाने के लिए आपको परमिशन किसने दिया? जरा कागज दिखाइए। इस तरह कड़क आवाज में बोलने पे रमेश घबरा जाता है। अपने कमरे में जाके वो सीधा अपनी माँ शारदा को फोन लगाता है। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, जब तक मैडम पूरी पुलिस फोर्स को बुलाती है मैं और बहू पुलिस के ड्रेस में आकर तुम्हें वहाँ से बचा लेंगे। इतना कह के शारदा फोन रख देती है।
रमेश कलेक्टर के पास आके कुछ कागजात दिखाता है। रमेश के सारे कागजात देखकर अमृता समझ जाती है ये सब जाली है। कलेक्टर मैडम तुरंत पुलिस को फोन लगाती है। आधे घंटे के अंदर शारदा और अनामिका पुलिस ड्रेस में टोल गेट के पास आ जाती है और आके अमृता को सैल्यूट करती है। फिर रमेश को अरेस्ट करके वो कार में लेके वहाँ से चली जाती है। वहाँ से वो चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद ओरिजिनल पुलिस आती है, अमृता से बात करने लगती है। उनसे बात करने के बाद समझ में आता है वो तो नकली पुलिस ऑफिसर थे। इस बात से अमृता आश्चर्य हो जाती है। उधर ये सब कांड होने के बाद शारदा और उसके पूरे परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग निकलते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।